हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। बहुत ही छोटा सा सेशन, पॉलिटिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन। कौन सा? राष्ट्रपति का। अभी राष्ट्रपति की जो बाकी डिटेल्स हैं वो तो हम पहले कवर कर चुके हैं, उनके निर्वाचन और कार्यकाल जो भी जरूरी जानकारी थी। लेकिन राष्ट्रपति की शक्तियों में आगे बढ़ते हुए हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ, पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर ऑफ राष्ट्रपति क्या होता है? देखिए, जैसे कोई अपराधी है और उसको किसी कोर्ट ने, न्यायालय ने सजा सुना दी। अब वो ऊपर के कोर्ट में अपील करेगा और इस तरह अपील करते करते वो पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट। यदि सुप्रीम कोर्ट भी उसको अपराधी घोषित करके सजा सुना देता है, उसके बाद भी उसके पास एक ऑप्शन होता है क्यूरेटिव पिटीशन का। ठीक है, यदि उसमें भी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, तुम फिर भी दोषी हो, तो उसके बाद उसके पास जो अंतिम मौका बचता है वो बचता है राष्ट्रपति का। वो व्यक्ति, अपराधी, राष्ट्रपति के पास जा सकता है और कह सकता है कि देखो प्रेसिडेंट साहब, मुझसे पाप हो गया, मुझसे अपराध हो गया, बट अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मुझसे पाप हो गया है और न्यायालय ने तो मुझे सज़ा सुना दी है और सारे सबूत भी मेरे खिलाफ हैं, लेकिन मुझे एक मौका चाहिए सुधरने का, ताकि मैं सुधर कर एक अच्छा इंसान बन सकूं। ठीक, तो इस तरह से ये अपराधी याचिका लेकर जाएगा राष्ट्रपति के सामने। और यदि राष्ट्रपति को लगता है कि भाई इस व्यक्ति की बात में दम है, ये सही कह रहा है, तो फिर वो उसे क्षमा कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं। इस तरह राष्ट्रपति के पास 5 ऑप्शंस होते हैं। वो क्षमा भी कर सकते हैं, उसकी सज़ा को कम भी कर सकते हैं, और इस तरह वो 5 ऑप्शन होते हैं, हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो यही है क्षमादान शक्तियाँ, और इनके बारे में भी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। पूरा टॉपिक हम एमसीक्यू फॉर्मेट में करने वाले हैं, यानी कि आपको टॉपिक ही पढ़ाया जाएगा, क्रम से पढ़ाया जाएगा, बट इन क्वेश्चन फॉर्मेट। ठीक है, देखिए कैसे। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है कि वो कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों से संबंधित है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। आप वीडियो को पॉज करेंगे, थोड़ा सोचेंगे और इसका जवाब अपने मन में सोच लेंगे। चलिए अब बताते हैं। तो आर्टिकल 72 है जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किन अपराधियों को क्षमादान दे सकते हैं? यानी कि वो कौन कौन अपराधी हैं जो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की याचना करने जा सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, ऑप्शन सोचेंगे और अपना उत्तर मन में सोच लेंगे। पहला ऑप्शन है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको संघीय कानून यानी केंद्र सरकार के कानून के तहत, ना कि राज्य सरकार के कानून के तहत, उसको सजा मिली हो। दूसरा ऑप्शन है कि जो सैन्य न्यायालय होते हैं, यानी कि जो आर्मी वाले कोर्ट होते हैं, वहां से किसी व्यक्ति को सजा मिली हो। तीसरा ऑप्शन, किसी व्यक्ति को मृत्युदंड प्राप्त हुआ हो। और चौथा ऑप्शन कि ये तीनों, यानी कि उपरोक्त सभी। तो आपने उत्तर सोच लिया। ठीक है, तो ये उपरोक्त सभी वाला उस ऑप्शन सही है, यानी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको संघीय कानून के तहत सजा मिली हो, या फिर उस सैन्य न्यायालय से सजा मिली हो, अथवा उसको किसी भी कोर्ट ने मृत्युदंड दे दिया हो। तो इस ये 3 कैटेगरी के अपराधी राष्ट्रपति के पास क्षमा याचना के लिए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की क्षमादान शक्तियां होती हैं? देखिए, ये जो मैंने कितने प्रकार लिखा है, ऐसा वर्गीकरण संविधान में नहीं है। संविधान में इस तरह से नहीं लिखा है, यानी कि आर्टिकल 72 में ये नहीं लिखा है कि कितने प्रकार की होती हैं। इनको हमने अपनी सुविधा के लिए आपको एक क्वेश्चन बना कर दिया है। तो हाँ जी, जवाब दीजिएगा, कितने प्रकार की होती हैं? सोच लिया आपने? तो वो होती हैं 5 प्रकार की। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं? तो जो 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियां थी, उनमें से कौन कौन सी होती हैं, उनके नाम क्या है, वो आपको बताने हैं। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। पहली है क्षमा, दूसरी है लघुकरण, तीसरी है परिहार, चौथी विराम, पांचवी फिर विलंबन, छठा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन कौन सी हैं।
तो आंसर है उपरोक्त सभी। हालांकि ये क्वेश्चन बिल्कुल भी कठिन नहीं बनाया गया था, ये सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए ऑप्शन सेट किए गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या राष्ट्रपति क्षमादान की शक्तियों पर निर्णय लेने के लिए न्यायालय से आबद्ध है? क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि जब राष्ट्रपति क्षमादान करने के लिए सोच रहे होते हैं, क्षमा करने के लिए सोच रहे होते हैं, तो क्या उसमें न्यायालय का कोई हस्तक्षेप होता है? तो वो आपको बताना है। एक ऑप्शन है कि हाँ होता है, दूसरा ऑप्शन है कि नहीं जी बिल्कुल नहीं होता, तीसरा ऑप्शन है कि मुख्य न्यायाधीश से राय लेनी पड़ती है, उनकी राय माननी पड़ती है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपने अपना उत्तर सोच लिया, मुझे उम्मीद है सोच लिया होगा। देखिए, तो क्या है सही आंसर? सही आंसर है बिल्कुल भी नहीं। राष्ट्रपति क्षमा याचना पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। हालांकि पूरी तरह नहीं, लेकिन न्यायालय का उसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। पूरी तरह से क्यों स्वतंत्र नहीं है वो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन न्यायालय से पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। न्यायालय का उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियां प्रदान करने के क्या उद्देश्य हैं? बताइए क्या उद्देश्य हैं, सोचिए। पहला ऑप्शन है कि विधि के प्रयोग में होने वाली न्यायिक गलती को सुधारने के लिए। हो सकता है, मैं पहला ऑप्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हो सकता है कि जो जज है, जो न्यायालय है, वो कानून को गलत तरीके से इस्तेमाल कर गए हों, या फिर किसी ने कानून का गलत फायदा उठाकर गलत एविडेंस देकर किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी साबित कर दिया हो। एक वो कंडीशन हो सकती है। दूसरा ऑप्शन, यदि राष्ट्रपति दंड का स्वरूप अधिक कड़ा समझता है तो उसका बचाव प्रदान करने के लिए। दूसरा उद्देश्य ये बता रहे हैं कि यदि राष्ट्रपति को लगता है कि किसी ने सिर्फ किसी को एक तमाचा मारा था और जो न्यायालय है उसने उसको मृत्युदंड की सजा दे दी, तो यह क्या है कि उसका जो अपराध है, उसकी जो सजा है वो बहुत बेमेल है। तो यदि ऐसा समझता है राष्ट्रपति, हमारे कहने से कुछ नहीं हो रहा, यदि राष्ट्रपति ऐसा समझता है कि दंड का स्वरूप थोड़ा कड़ा है, तो भी क्षमादान की शक्तियाँ काम में आ सकती हैं। तो बताइएगा क्या उद्देश्य होते हैं? ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही है, या कौन सा सही है? जल्दी बताइए। ठीक है, आपने अब सोच लिया होगा, तो ऑप्शन सी सही है। ये दो उद्देश्य दोनों ही रखे गए हैं। यदि कानून का गलत प्रयोग कर लिया गया हो, और यदि राष्ट्रपति को लगता है कि दंड का स्वरूप जो है थोड़ा कठिन है, इतनी सजा इसे व्यक्ति को नहीं मिलनी चाहिए थी। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्षमादान शक्तियों का प्रयोग करते समय क्या राष्ट्रपति न्यायालय की तरह पेश आता है? एक क्वेश्चन था कि क्या न्यायालय की राय से आबद्ध होता है। दिस क्वेश्चन इज कि क्या वह एज ए कोर्ट कार्य करता है, न्यायालय के रूप में कार्य करता है? तो ये बताना है आपको, बताइएगा जल्दी से। सोच लिया आपने आंसर? ठीक है, तो ये है आंसर इसका, बिल्कुल भी नहीं। राष्ट्रपति न्यायालय की तरह कार्य नहीं करता है। राष्ट्रपति को न्यायालय की शक्तियां नहीं प्रदान होती हैं, उसको सिर्फ एक विकल्प दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोर्ट बन जाएगा, वो न्यायालय बन जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर है नहीं। नेक्स्ट। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति का अर्थ है? हमने 5 प्रकार की शक्तियाँ पढ़ी थी, अब मैं उन पर आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ कि उनके अर्थ क्या होते हैं। इससे आपको उनके अर्थ भी क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। तो पहला जो पावर थी क्षमा करने की, उसका अर्थ क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी सोच करके बताइएगा। जल्दी बताइए। सोच लिया? तो क्षमा का मतलब क्या होता है? क्षमा का मतलब होता है पूरी तरह क्षमा। क्षमा का मतलब होता है पूरी तरह क्षमा, ऑप्शन डी। कि दंड और बंदीकरण यानी सभी अपराधों को हटाकर उसको पूर्णतया अपराध मुक्त घोषित कर दिया जाता है। उससे कह दिया जाता है कि जाओ आप स्वतंत्र हैं, आज से आप पर कोई दंड, कोई भी अपराध नहीं है, आप एकदम निर्दोष व्यक्ति हैं। तो वहाँ जो लिखा था क्षमा, उसका अर्थ आप समझ गए? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, दूसरी पावर थी लघुकरण की, यानी कि राष्ट्रपति की जो लघुकरण, क्षमादान शक्तियों में लघुकरण की जो शक्ति थी, उसका अर्थ क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से पढ़िए
और बताइए तो क्या होता है लघुकरण करने का अर्थ। जी, पहला ऑप्शन अपराधी के दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर देना। दूसरा, दंड पर विशेषकर मृत्यु दंड के मामले में अस्थायी रोक लगाना। दोषी की सजा को किसी पर विशेष परिस्थिति में कम करना। और दंड और बंदीकरण सभी को हटाकर अपराधी को पूर्णतः अपराध मुक्त करना। ऑप्शन डी तो आप ऐसे ही काट सकते हैं क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि पूर्णतः मुक्त करने का मतलब होता है क्षमा करना। ठीक, तो तीन ऑप्शन बचे आपके पास, जल्दी बताइए तीनों में से कौन है। तो लघुकरण का अर्थ है अपराधी के दंड के स्वरूप को बदल कर उसको कम कर देना। स्वरूप, स्वरूप कैसे? मान लीजिए किसी को फांसी की सजा इस वक्त मिली हुई है, ये एक स्वरूप है। अब उसकी फांसी की सजा को बदलकर आजीवन कारावास कर दिया जाता है, तो क्या हो गया कि अब वो फांसी तो नहीं मिलेगी लेकिन सजा उसकी अब भी है, स्वरूप बदल गया। तो ये होता है लघुकरण का मतलब। नेक्स्ट, जी, परिहार का मतलब बताइए। परिहार करने का मतलब क्या होता है? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन है आपके पास, जल्दी बताइए। देखिए डी ऑप्शन आप यहाँ भी कट कर सकते हैं। ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करने हैं आप समझ रहे हैं। ये तो पूर्णतः अपराध मुक्त करने का मतलब होता है क्षमा कर देना। ठीक है, समझ गए, क्षमा कर देना। और जल्दी बताइए। हम्म, सोच लिया, ठीक है मैं बताता हूँ। ऑप्शन सी, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना। परिहार यानी प्रहार, अवधि पर प्रहार करना। परिहार करना, अवधि पर प्रहार करना, ऐसे आप ट्रिक बनाएंगे। परिहार मतलब अवधि पर प्रहार करना, यानी कि अवधि को कम करना। कैसे करना? किसी को 20 साल की सजा दे दी गई, राष्ट्रपति को लगता है ज़्यादा है, उसको 10 साल में कर देगा, उसको 7 साल में परिवर्तित कर देगा। इसको कहते हैं क्षमादान शक्तियों के तहत परिहार की शक्ति। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो कौन सा राष्ट्रपति की विराम करने की शक्ति? विराम पढ़ा था ना आपने 5 शक्तियों में, तो विराम की शक्ति में कौन कौन सा आता है? डी ऑप्शन आप फिर से इलेमिनेट करिए। आपको मैं ऑप्शन इलेमिनेट करना सिखा रहा हूँ कैसे। क्षमा, इसका मतलब होता है क्षमा करना, आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक है। स्वरूप को बदलना क्या होता है? लघुकरण। दो, लघुकरण दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, दो ऑप्शन बचे आपके पास, जल्दी बताइए। विराम का मतलब वह, वी, विशेष परिस्थिति, वी से विराम, वी से विशेष। विशेष परिस्थिति में किसी दोषी की सजा को कम कर देना। जैसे मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है, उसकी क्या है विशेष परिस्थिति है, तो उसकी सजा कम कर दी गई। और मान लीजिए कोई विकलांग व्यक्ति है, उसकी क्या है विशेष परिस्थिति है, तो उसकी सजा क्या कर दी गई? कम कर दी गई। ऑप्शन एलिमिनेशन आपको सिखा रहा हूँ, सीख लेना। ठीक, नेक्स्ट, फिर विलंबन। फिर विलंबन, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों में पांचवी कौन सी थी? फिर विलंबन। अब आप बताइए, ऑप्शन एलिमिनेट करके बताइए। डी एलिमिनेट हो गया, ये है क्षमा। ठीक, विशेष परिस्थिति यानी विराम, ये एलिमिनेट हो गया। ठीक, ठीक, स्वरूप मतलब लघुकरण, ये भी एलिमिनेट हो गया। ये तो आपको एलिमिनेट करके आंसर निकल गया बी। क्या? अस्थायी रोक लगाना। लंबन करना, लंबित करना, अस्थायी रोक लगाना। फिर विलंबन मतलब लंबन, लंबन मतलब उसको लंबित कर देना, अस्थायी रोक लगा देना। खासकर ये मृत्युदंड के मामले में राष्ट्रपति प्रयोग करते हैं कि जैसे किसी को फांसी की सजा दे दी गई, तो उसको एक वक्त दिया जाता है कि लो भाई आप ये क्षमा याचना कर लो, आपको थोड़ा सा वक्त दिया जाता है। तो वहाँ पर खासकर फिर विलंबन यानी उसकी जो सजा है उसको लंबित कर दिया जाता है कुछ समय के लिए। तो इस तरह आपने पांचों जो क्षमादान शक्तियाँ होती हैं वो पढ़ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित किए गए सिद्धांत। देखिए, ये जो सिद्धांत हैं इनको सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग निर्णयों में निर्धारित किया है, लेकिन इनका संविधान में उल्लेख नहीं है, यानी आर्टिकल 72 में इनका उल्लेख नहीं है। बट चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का शब्द ही होता है कानून। उसने जो कह दिया वो कानून बन जाता है। तो मैं ये कुछ स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ, यदि आपको ये स्टेटमेंट आती है इस तरह से कि कौन सा कथन राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में सत्य है अथवा असत्य है, तो उनको आप याद रखेंगे। पहला स्टेटमेंट है कि क्षमादान की याचना करने वाला कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक रूप से सुनवाई का अधिकार नहीं रखता है। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति है अपराधी, उसको क्षमा याचना करनी है, तो वो राष्ट्रपति के सामने खुद नहीं जा सकता,
वो क्या करेगा, वो जेल से ही अपनी क्षमा याचना की अपील है वो डालेगा, वो क्षमा याचना राष्ट्रपति के पास पहुँचेगी, उनको लगेगा ठीक तो ठीक, नहीं तो वो मना कर देंगे। लेकिन वो व्यक्ति राष्ट्रपति से मिलने का कोई अधिकार नहीं रखता है। दूसरा स्टेटमेंट, र राष्ट्रपति का जो निर्णय है वो न्यायालय से भिन्न हो सकता है। मतलब ये क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं कि जो राष्ट्रपति है, वो न्यायालय से बंधा हुआ नहीं होता है और राष्ट्रपति न्यायालय के निर्णय को पलट भी सकता है। यानी कि किसी को न्यायालय ने 10 साल की सज़ा सुना दी, तो राष्ट्रपति उस सज़ा को ख़त्म कर सकता है, समझ रहे हो? ख़त्म कर सकता है एकदम, फ्री कर सकता है उसे, क्षमा के तहत उसको मुक्त कर सकता है। तो मतलब राष्ट्रपति का निर्णय न्यायालय से भिन्न भी हो सकता है। 2 स्टेटमेंट हो गई। तीसरी, राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर करेगा। ये है बाध्यता। ये जो मैं कह रहा था ना कि राष्ट्रपति मुक्त नहीं होता है पूरी तरह इस शक्ति का उपयोग करने के लिए। जैसे ही कोई क्षमा याचना की जो अपील है वो पहुंचती है ना राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल जिसका नेतृत्व करते हैं प्रधानमंत्री, उनसे सलाह लेते हैं कि देखो ये याचना आई है, मुझे क्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आर्टिकल्स 74, 75 और 78 ये निर्धारित करते हैं कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। किस पर कार्य करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो उसके तहत जो राष्ट्रपति है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से ही क्षमा याचना पर जो निर्णय है वो लेता है। तो आखिरकार निर्णय जो लेता है वो राष्ट्रपति नहीं लेता है, वो निर्णय लेता है कौन? मंत्रिमंडल, जिसका लीडर कौन होता है? प्रधानमंत्री। यानी एक्चुअल पीएम निर्णय लेता है, लेकिन बस नाम राष्ट्रपति का दे दिया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। राष्ट्रपति न केवल ये न है न केवल दंड पर राहत दे सकता है, बल्कि प्रमाणित भूल के लिए भी राहत दे सकता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने या किसी भी कोर्ट ने ऐसी कोई गलती कर दी है कि उसने किसी प्रमाण को गलत तरीके से लेकर उसको सजा सुना दी, तो राष्ट्रपति उस भूल को भी सुधार कर ये कह सकता है कि कोई बात नहीं, जो उनसे भूल हुई हुई, अब आपको माफ किया जाता है। ठीक, तो प्रमाणिक भूल के लिए भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, राष्ट्रपति को अपनी शक्ति प्रयोग करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई भी दिशा निर्देश निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये ऐसा कोई नियम नहीं बना सकता कि जो ये बताए कि राष्ट्रपति को अपनी क्षमा याचना वाली जो शक्ति है, क्षमादान वाली जो शक्तियाँ हैं, वो कैसे प्रयोग करनी है। ठीक है, और ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं इस बिंदु के बारे में कि राष्ट्रपति न्यायालय से स्वतंत्र होता है पूरी तरह, वो भी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की जो शक्ति पर हो राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है, इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। इसका क्या मतलब है कि जैसे राष्ट्रपति ने कोई निर्णय दिया और किसी व्यक्ति की सजा को माफ कर दिया, तो अब कोई भी व्यक्ति, इस देश का कोई भी व्यक्ति न्यायालय में ये कहने नहीं जा सकता कि देखो राष्ट्रपति साहब ने ये तो क्या कर दिया और कि क्यों कर दिया। उस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते न्यायालय में जाकर, ना ही न्यायालय उस पर सवाल उठा सकता है। इसका मतलब ये होता है कि उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। जो राष्ट्रपति ने कह दिया सो कह दिया। बट शर्त ये है कि राष्ट्रपति ऐसा ना करें कि वो हरे को पीला बताने लगे, हरे को पीला। ठीक है, ऐसा ना करें। यानी कि इसका क्या मतलब है कि राष्ट्रपति का निर्णय एकदम स्वेच्छाचारी, विवेक रहित और दुर्भावनापूर्ण या भेदभावपूर्ण ना हो। जैसे एक व्यक्ति है जिसको जिसके बारे में स्पष्ट तौर पर सब जानते हैं, न्यायालय भी जानता है, सारे सबूत और सारे लोग जानते हैं कि उसने 10 लोगों का खून किया है, जिसमें 4 बच्चे हैं, 5 महिलाएं हैं और 1 व्यक्ति है वृद्ध। ऐसे 10 लोगों का खून किया है और बाद में पता चलता है कि राष्ट्रपति ने उसकी सजा को कर दिया माफ। तो राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो ये तो सरासर भेदभावपूर्ण हो गया ना, है ना? मान लीजिए कि वो जो व्यक्ति है कोई राजनीतिक दल है, उसका कोई प्रभावशाली व्यक्ति, उसका बेटा है ना? और उसने 10 खून कर दिए, उसको फांसी की सजा मिल गई और अब राष्ट्रपति उसको माफ कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका राजनीतिक प्रभाव है।
तो इस तरह स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज राष्ट्रपति के निर्णय पर न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट। एक बार राष्ट्रपति द्वारा समाधान की याचिका रद्द कर देने पर दोबारा याचिका दायर नहीं की जा सकती। यानी कि यदि एक व्यक्ति की याचिका को राष्ट्रपति ने एक बार ये कह दिया कि नहीं, आपका कुछ नहीं हो सकता, तो मतलब आपका कुछ नहीं हो सकता। आप दोबारा ये नहीं कह सकते कि मुझे दोबारा अपील करनी है। ठीक है, तो यहाँ ये टॉपिक लगभग समाप्त होता है। धन्यवाद। और ऐसे ही और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए लाए जाएंगे, बने रहिएगा।